नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज शर्मा डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू पर। लगातार हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। हालांकि 2 लेक्चर हम लोगों ने लाइव किए थे, तकनीकी समस्या के चलते अब लाइव की जगह पर हम लोग रिकॉर्डेड सेशन ही अपलोड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चारों के चारों पिछले वीडियो जो है वो आपको हमारे इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये सिर्फ 200 क्वेश्चन नहीं है, कई सारे फैक्ट्स हम लोगों ने इसमें चर्चा किए हैं। मैं मेरे स्टाइल में क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन जब भी मैं डिस्कशन करता हूं तो ना सिर्फ क्वेश्चन का उत्तर बताता हूं, बल्कि दूसरे सभी लोगों से हटके मैं ऑप्शंस पर भी डिस्कस करता हूं। जहां मुझे लगता है कि इस ऑप्शन पे डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम लोग उस पर डिटेल में जाते हैं। और आप लोगों के कमेंट्स जब बेहतर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे इस तरीके को सराह रहे हो। लगातार हमें इस YouTube चैनल पर देखते रहिए। और आप लोगों में से ऐसे लोग जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। कोई समस्या आती, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा आप लोगों को। और जल्द ही 25 जून से हम लोग 25 तारीख से हम लोग मेंस की तैयारी भी ऑनलाइन करेंगे। लाइव हुआ तो लाइव, वरना रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 का इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है 150 अंक का, वो मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, 2 अंक का प्रश्न हो, 7 अंक का प्रश्न हो या 10 अंक का प्रश्न हो, हम सभी प्रश्नों पर डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा डिस्कशन का वे रहेगा मेंस के लिए, जो 25 जून से होगा। सभी को ये बात बता दीजिएगा। लेक्चर्स अपलोड होंगे, पीडीएफ नोट्स अपलोड होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें 200 के बाद के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 201 नंबर से क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। खुटिया पटेल किस जनजाति के सम्मानजनक लोगों को कहा जाता है? तो खुटिया पटेल कहा जाता है दोस्तों सहरिया जनजाति के लोगों को। वैसे तो सहरिया जनजाति के सभी लोग सम्मानजनक है। भारत के सभी नागरिक को अपना एक सम्मान, समानता का अवसर, सभी चीजें उपलब्ध की गई संविधान के माध्यम से। लेकिन जब हम सहरिया जनजाति की बात करते हैं तो ये जनजाति के लोग आपस में सम्मानजनक शब्द को अपने लिए प्रयोग करते हैं, जिसको खुटिया पटेल कहते हैं। अब हम यहाँ सहरिया जनजाति के बारे में विशेष फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे हम सहरिया जनजाति की जब बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की ये 5वीं बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति है सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर हम बात करते हैं किसकी? भील जनजाति की। जो भील जनजाति है वो विशेष तौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो इलाका है, यहां आपको धार में, रतलाम के इलाके में जाएंगे आप, झाबुआ अलीराजपुर जाएंगे, यहां भील जनजाति देखने को मिलेगी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति के तौर पर हमें दिखाई पड़ती है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, सहरिया जनजाति के नाम की हम बात करें दोस्तों, इसका जो नाम पड़ा है वो नाम पड़ा है दोस्तों शेर के साथ आवाज के कारण। ये माना गया था कि जनजाति का आवाज जो है वो शेर के साथ रहा था, इसलिए इसको सहरिया कहा गया है। और अगर हम इसके निवास की बात करें दोस्तों, तो इसके निवास को कहा जाता है सहराना। सहराना जो है वो इसके निवास को कहा जाता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। सहराना इसके निवास को कहते हैं। कतारबद्ध मकानों में ये रहते हैं। और अगर इनके क्षेत्र की हम लोग बात कर लें तो विशेष तौर पर दोस्तों जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का जो पठार है, इसमें आपको इस जनजाति का निवास देखने को मिलेगा। अगर हम देखें इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें शिवपुरी का इलाका है, भिंड का इलाका है, मुरैना आ जाएगा इसमें आपका, श्योपुर आ जाएगा इसमें आपका, ग्वालियर आ जाएगा। ये सभी के सभी इलाके, दतिया भी इसमें ले लीजिए, ये मध्य भारत के पठार का हिस्सा है। और यहां आपको सहरिया जनजाति का निवास देखने को मिलेगा। अगर मूल की हम लोग बात करें सहरिया का, तो कोटा, कोटा राजस्थान का जो इलाका है, यहां आपको सहरिया जनजाति का मूल दिखेगा। और चूंकि ये सभी के सभी प्लेस जो इससे लगे हुए हैं, तो ये संस्कृति हमारे मध्य प्रदेश में भी है। और मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर हम देखें तो जो श्योपुर है, जो ग्वालियर है, यहां सहरिया जनजाति हमें ज्यादा देखने को मिलती है। श्योपुर और ग्वालियर यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहां आपको एक चीज जानना है कि जब मैं बात कर रहा हूं किसकी? श्योपुर की,
तो श्योपुर के बारे में कहा जाता है कि कुपोषण में ये आगे है। हम हमारे मध्य प्रदेश को जब देखेंगे कि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तो बनाया, मध्य प्रदेश को एक पिछड़े राज्य से मध्य प्रदेश को निकालकर शिवराज जी ने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्यों की सूची में ले आए हैं। खाद्यान्न की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला, लेकिन मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है कुपोषण में बहुत आगे है और मध्य प्रदेश देश में कुपोषण की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में आता है। हम हमारे प्रदेश के भविष्य जो बच्चे हैं उनके पर्याप्त पोषण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम अलग अलग जगह पर जब व्यवस्थाओं को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, लेकिन यही सरकार हमारे प्रदेश में जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उनके पोषण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाई। ये हमारे लिए एक नकारात्मक बिंदु दिखाई पड़ता है कि इतने सालों के शासन के बाद भी मध्य प्रदेश में पोषण की स्थिति जो है वो निम्न बनी हुई है और श्योपुर जो है ये कुपोषित जिलों में हम लोगों को देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें प्रयास की, तो प्रयासों के लिए 2017 में शिवराज जी के द्वारा योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके तहत मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति, जिसमें विशेष तौर पर हम लोग बेगा की बात करें, भारिया की बात करें या सहरिया की बात करें, इन जनजाति की जो महिला मुखिया होती है परिवार के, उसके खाते में 1000 रुपए बैंक ट्रांसफर किए जा रहे थे ताकि ये महिलाएं अपने बच्चों को पोषण पर्याप्त मात्रा में दे दे। लेकिन चूंकि आज के समय में हम देखेंगे तेल की कीमत, दालों की कीमत 100 रुपए से नीचे है ही नहीं, 150-200 तक कीमतें हो रही हैं साधारणतः, तो क्या ही 1000 रुपए में इन महिलाओं को अपने बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने की व्यवस्था मिल पाएगी। तो ये भी एक प्रकार से निम्नतम लेवल का प्रयास हमें देखने को मिला था। लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पर भारिया जनजाति की, तो भारिया जनजाति जो है वो छिंदवाड़ा के पातालकोट में हमें दिखाई पड़ती है। पातालकोट शब्द जो है वो इनके निचले स्थानों में रहने के कारण ही पड़ा हुआ है। हजारों फीट नीचे पर्वतों के बीच में ये जनजाति रहती है, वहां अपनी विशेष प्रकार की सांस्कृतिक जो विशेषताएं उनको ये लगातार चलाकर रखती हैं और सप्ताह में या 15 दिन में एक आध बार ये पर्वतों को काटकर जो सीढ़ियां बनाई गई उसके रास्ते से ऊपर आते हैं, हाट बाजार में जड़ी बूटी आदि जंगली उत्पादों को बेचते हैं, अपने जरूरत की चीजें नमक आदि खरीद के वापस नीचे चले जाते हैं। आधुनिक दूसरी जो भी सांस्कृतिक विशेषताएं उससे इनको कोई मतलब नहीं है, ये अपनी प्राचीनतम जनजातीय संस्कृति के अंतर्गत रहना पसंद करते हैं। ये भारिया जनजाति जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। ऐसी हम लोगों को मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति देखने को मिलती है। लेकिन आपको अतिरिक्त फैक्ट मिला है, श्योपुर कुपोषित जिले के तौर पर जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश में इथोपिया के नाम से कहते हैं क्योंकि इथोपिया अफ्रीका का कुपोषित देश के अंतर्गत शामिल होता है। वहीं अगर हम देखें कि सहरिया जनजाति जो है चूंकि ये राजस्थान से लगे हुए क्षेत्रों में मिलती है, तो इसका आपको लहंगी प्लस दुलदुल घोड़ी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी जो है ये इनका प्रमुख नृत्य है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये भीलों के छोटे भाई कहलाना अपने आप को पसंद करते हैं। भीलों के छोटे भाई मतलब ये भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं और अपने आप को विश्वामित्र का वंशज कहते हैं। विश्वामित्र का वंशज अपने आप को कहते हैं ये। और विश्वामित्र जी के बारे में आप सब जानते हैं कि गुरु विश्वामित्र कौन थे। गुरु विश्वामित्र के बारे में याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र की जो आप बात करते हैं कि गायत्री मंत्र रचा गया, ये गुरु विश्वामित्र ने रचा था। अनार्यों को आर्य बनाने के लिए वैदिक समय में इसको रचा गया था और ये सूर्य को समर्पित है, सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि माता सबरी और वाल्मीकि जी जो हैं इनको भी ये कहीं ना कहीं अपने से संबंधित मानते हैं। कौन मानते हैं? सहरिया जनजाति के लोग। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सहरिया जनजाति के लोग वैसे तो कृषि का काम करते हैं, लेकिन ये जड़ी बूटी जंगल से एकत्र कर उनको बेचकर अपना जीवन यापन करना पसंद करते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। और अपने आप को ये खुटिया पटेल कहलाना भी पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये खुद को खुटिया पटेल कहलाना पसंद करते हैं। मतलब अगर आप सहरिया जनजाति के किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनको आप खुटिया पटेल कहेंगे, तो ये सम्मान सूचक शब्द उनके लिए लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने सहरिया जनजाति के बारे में बात की। और अगर आप हलवा जनजाति की बात करेंगे तो हलवा और हलवी जनजाति
मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से पर आपको देखने को मिलेगी, विशेष तौर पर ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है। रही बात खैरवार की और कोरकू की, तो आगे प्रश्न आने वाले हैं, तो वहां इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। लेकिन हमने यहाँ पर भारिया जनजाति के बारे में कुछ तथ्य देखे हैं, बैगा जनजाति के बारे में कुछ तथ्य देखे हैं, भील जनजाति के बारे में कुछ तथ्य देखे हैं, और सहरिया जनजाति के बारे में डिटेल में चर्चा की है कि क्या व्यवस्था हमें इसमें देखने को मिल रही है। याद रखिए, सहरिया उत्तरी मध्य प्रदेश में मिलती है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। 202 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। 202 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को कुरुख कहती है। जब हम कुरुख की बात करेंगे तो उरांव जनजाति इसमें आपको देखने को मिलेगी। उरांव जनजाति विशेष तौर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है ना, मध्य प्रदेश का जबलपुर का जो इलाका है, इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगी। उरांव जनजाति में आपको याद रखिएगा कि जिस प्रकार से हम लोगों को गोंड जनजाति में युवा ग्रह घोटुल देखने को मिलता है, वैसे ही हम लोगों को उरांव जनजाति में घुमकोरिया प्रथा देखने को मिलती है। घुमकोरिया इनका युवा ग्रह होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि घुमकोरिया किससे संबंधित है। घुमकोरिया जो है वो उरांव जनजाति का युवा ग्रह कहलाता है। जिस प्रकार से गोंड में युवा ग्रह घोटुल की प्रथा चलती है, उसी प्रकार से उरांव जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिण से आए हैं। कहां से आए हैं? ये दक्षिण से आए हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ये बस गए हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए, तो ये व्यवस्था 202 क्वेश्चन की आई है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं धीरे से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। दो 203 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से पंचधारा योजना का क्या उद्देश्य है। पंचधारा योजना की हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि पंचधारा योजना क्या है। ठीक है, यहां लिखता हूं पंचधारा योजना। ये पंचधारा योजना जो है ये 1 नवंबर को 1991 में प्रारंभ की गई थी। और ये पंचधारा योजना जो है ये मध्य प्रदेश शासन की योजना है, जो ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए चलाई गई है। अब इसमें किसको फोकस किया गया है? महिलाओं को फोकस किया गया है। अगर हम महिलाओं को फोकस करने का कारण देखें तो यहां पर हमारी एक साधारण सी विचारधारा जो पुराने समय से चली आ रही है कि अगर हम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करेंगे तो हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, समाज पिछड़ा ही रहेगा। तो समाज के विकास के लिए महिलाओं को केंद्र में लाना होगा, महिलाओं को आगे करना होगा, पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी वरीयता देनी पड़ेगी। और गांधी जी के एक विचार को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी ने कहा था कि अगर हम एक पुरुष को साक्षर करते हैं तो हम केवल एक पुरुष को साक्षर करते हैं, लेकिन अगर हम एक महिला को साक्षर करते हैं तो हम एक पूरे परिवार को साक्षर करते हैं, क्योंकि वो महिला अपने पूरे परिवार की देखरेख, पालन पोषण की व्यवस्था को ध्यान में रखती है और अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने में इंपॉर्टेंट योगदान महिला का होता है। जैसे कि मैं शिवाजी महाराज की बात करूं तो शिवाजी महाराज के जन्म के बाद माता जीजाबाई ने उनको प्रारंभिक शिक्षा दी थी। उनको अपने पूर्वजों के बारे में, रामायण का, गीता का जो ज्ञान मिला है, एक अच्छा चरित्र का जो विकास हुआ है, वो माता के कारण ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने बचपन में उनको ये ज्ञान दिया था। तो इसी दृष्टि से महिलाओं को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आपके क्वेश्चन नंबर 203 का जो उत्तर है दोस्तों वो सी होगा, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के कल्याण व विकास के लिए। अगला देखिए, उजरी मांदी एक है। उजरी मांदी शब्द दिया गया है। उजरी मांदी क्या है? तो यहां मैं अलग से लिख देता हूं कि उजरी मांदी क्या है। उत्तर होगा बैगा जनजातियों में प्रचलित प्रथा। याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है? बैगा जनजाति से है। ये बैगा जनजाति की एक प्रथा है। और ये प्रथा क्या है? तो यहां ध्यान रख लीजिएगा कि जब बड़ी जो महिला है परिवार में, उसकी डेथ हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उसकी शादी जो होती है वो उसके देवर के साथ कर दी जाती है। इस प्रथा को ही आप उजरी मांदी के नाम से जानते हैं। हालांकि सुनने में आपको ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन हमारे जनजातीय समुदाय में ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है। जैसे मैं गोंड जनजाति की अगर बात करूं तो गोंड जनजाति में चलता है दोस्तों दूध लौटावा।
ये दूध लौटावा प्रथा जो होती है गौंड जनजाति में चलती है, जिसमें मामा बुआ के बच्चों में शादी करा दी जाती है। तो ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। भीलों में हम लोगों को देखने को मिलता है भगोरिया उत्सव, जिसमें मेले के दौरान लड़का लड़की को पसंद कर लेता है और फिर उनका ब्याह करा दिया जाता है। वैसे ही सहरिया जनजाति में हम लोगों को प्रथाएं देखने को मिलती, जो मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन किया है। तो 204 नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा कि उजरी मांदी जो है ये बेगा जनजाति की एक प्रथा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 205 नंबर का प्रश्न, कहता है जोदैया बाई का संबंध किस जनजाति कला से। देखिए एक के बाद एक लगातार आप लोगों से प्रश्न डिस्कस करते जा रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लेकर बैठो, उसको लिख लो और कुछ नहीं करना है ना भाई, तो शांति से सुनना है। ध्यान एकाग्र करिए और सुन लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी चीज को अच्छे से सुन रखा है, एग्जाम में जब पेपर दोगे तो वो चीजें अपने आप क्लिक करेंगी और आप ऑप्शन को सही चुन सकते हो। तो बेटर अगर परफॉर्म करना है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। देखिए हर बार क्या होता है कि मैं प्रयास करता हूं कि अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में यहां से लेकर आ पाऊं। इस बार मैं ज्यादा लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया हूं, इंस्टीट्यूट जो है वो क्लोज करना पड़ा है, ऑनलाइन क्लास ओनली में ले रहा हूं। पहले लगातार ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो चीजें हो पाती थी, लेकिन चूंकि फाइनेंशियल कंडीशंस इस प्रकार की नहीं रही हैं अब कि लगातार इंस्टीट्यूट को चलाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो दिक्कतें आ जाती हैं। फाइनली अब घर पे ही सेटअप किया है और मोबाइल फोन से अपने जो भी संसाधन के माध्यम से आप लोगों के सामने आ रहा हूं। पिछले 2 लेक्चर, ये जो लेक्चर सीरीज है, एपिसोड 1 और 2 आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड किया गया, लेकिन एपिसोड 3 और 4 मैंने लाइव जाने का प्रयास किया, लेकिन हम चूंकि सीमित संसाधन है उस प्रकार से लाइव नहीं जा पा रहे हैं जिस प्रकार से लाइव जा पाते। अगर मैं लाइव जा पाता तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर कर सकता था, परंतु चूंकि लाइव नहीं जा पा रहा हूं तो आज से फिर से ये किया गया है कि दोबारा से अपलोड कर दूं वीडियो और आप लोग उसको देख के अपनी तैयारी कर पाओ। तो बस आप लोगों के सपोर्ट की मुझे जरूरत है। अगर आप लोग मेरे डिस्कशन को बेहतर समझते हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी परिचित उनके साथ इस चैनल को जरूर शेयर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके सपोर्ट पर अब आधारित हूँ। क्लियर है कि नहीं है। जितना आपका सपोर्ट मुझे लगेगा उतना जो मुझे आता है, पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर जो मुझे आता है वो मैं आपको दे सकता हूं और बिना किसी शुल्क के दे सकता हूं। 25 तारीख से मेंस की क्लासेस भी चलाऊंगा और बेहतर तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, बस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ हम इस प्रकार से डिस्कशन करते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं जाता हूं कि जोदैया बाई का संबंध किस जनजाति कला से है। तो जोदैया बाई का संबंध दोस्तों बैगा कला से, बैगा कला से संबंधित है। अब मैं यहां इसको थोड़ा सा डिटेल आपके लिए करता हूं कि जोदैया बाई, देखिए इनकी जब हम बात कर रहे हैं तो संबंध बैगा जनजाति से, और जब हम बैगा कला की बात करते हैं तो इसको हम 2 रूप में देखते हैं। एक तो हम देखते हैं गुदना प्रथा, टेटू, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं चित्रकला, बैगा पेंटिंग या बैगा चित्रकला। अब जोदैया बाई का जो बोल सकते हैं कि फेमस रही है वो किस में रही है, बैगा चित्रकला में रही। और बैगा चित्रकला एक जनजातीय चित्रकला है। हमारे देश में जनजातियों के संरक्षण के लिए कई सारे प्लान किए जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि फिर भी जनजातियों की बहुत सारी जो कलाएं वो लुप्त होती चली गई। आज हम उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जोदैया बाई जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने बेगांव की जो पारंपरिक चित्रकला है उस चित्रकला को जीवंत रखा, बेहतर तरीके से इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट किया और इस चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है। चूंकि इन्होंने इस चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है, इसीलिए 2023 में भारत के राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार जो है वो भी दिया है। तो जोदैया बाई जी को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने बैगा चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है इसीलिए। इसके अलावा हम बात करें 2022 में जब कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद जी जब भारत के राष्ट्रपति थे, तो इनके समय में 8 मार्च को इन्हें महिला सशक्तिकरण पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। और 8 मार्च को ही क्यों दिया गया था, क्योंकि इस दिन महिला दिवस मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में बात की है, जोदैया बाई जी के बारे में बात की है, जिन्हें 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हुए हैं, बैगा चित्रकला से ये संबंधित है। गोंड पेंटिंग भी बहुत ज्यादा चलती है। गोंड पेंटिंग जो है
अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये डिंडोरी में है। डिंडोरी में इसको जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ गोंड पेंटिंग को ये याद रखेंगे। और वहां का एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो प्लान है उसमें भी गोंड पेंटिंग को शामिल किया गया है। डिंडोरी से दो चीजें आती हैं, एक गोंड पेंटिंग आती है और दूसरा आता है कोदो कुटकी, जिसको इंपॉर्टेंट मोटे अनाज के तौर पर आप जानते हैं। तो गोंड पेंटिंग भी आपको दिखाई पड़ेगी जनजातीय दृष्टि से। और अगर हम भीलों में बात करेंगे तो जो पित्रोदा चित्रकला है वो भीलों की है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भूरीबाई का उसमें इंपॉर्टेंट योगदान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रानी फूल कुंवर का संबंध मध्य प्रदेश के किस आंदोलन से था? तो रानी फूल कुंवर का संबंध मध्य प्रदेश के 1857 की क्रांति से था। यहां देखिए कि 1857 की क्रांति जो है वो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। और ये प्रारंभ कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और इसका जो नेता बनाया गया था वो मुगल सम्राट बनाया गया था। और मुगल सम्राट इस समय कौन था? मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्रांति मध्य प्रदेश में कहां से शुरू हुई थी? नीमच से प्रारंभ हुई थी। और इसका केंद्र मध्य प्रदेश में शिवपुरी में भी, ग्वालियर में भी, इंदौर में, महू में, खंडवा में, सब जगह हम लोगों को देखने को मिलता है। यहां 1857 की क्रांति में फूल कुंवर जो रही हैं वो शामिल होती हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बचपन से ही वीरता के, शौर्य के, साहस के, पराक्रम के जो भी गुण हैं उनसे ये रही हैं और इन्होंने अपनी शहादत कर दी थी इस क्रांति के दौरान, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप खंडवा जाएंगे तो खंडवा में आपको महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा। वो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है खंडवा का, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। यही हम 1930 के घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह की बात करें तो गंजन सिंह कोरकू जो हैं, गंजन सिंह कोरकू जो हैं, इनको घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के संदर्भ में आप लोग देखते हैं। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में इन्होंने इस सत्याग्रह को शुरू किया था 1930 में, जब देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो इसी समय ये घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हम लोगों को बैतूल में देखने को मिला। 1842 का बुंदेला विद्रोह अलग रहा। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और इसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश में लगभग 18 मार्च को 1923 को झंडा सत्याग्रह देखने को मिला था। तो झंडा सत्याग्रह 18 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश में जबलपुर से हम लोग शुरू होते देखते, इसका केंद्र नागपुर बना था। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। नोट करते जाइएगा, डिटेल में बता रहा हूं, डिस्कशन को अच्छे से सुनते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 207 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 में जब आप जाएंगे तो यहां हम लोगों को लोक नियोजन में अवसर की समानता की व्यवस्था देखने को मिलती है। वहीं अगर आप आर्टिकल नंबर 15 में जाएंगे तो यहां भी हम लोग आरक्षण की व्यवस्था देखते हैं कि पिछड़े वर्गों को, एसटी एससी आदि को आरक्षण दिया जा सकता है। और आरक्षण की व्यवस्था चूंकि हमारे संविधान में एसटी एससी के लिए है, तो ऐसे में 330 नंबर के आर्टिकल में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। एसटी के लिए 47 सीटें लोकसभा में रिजर्व है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि एससी के लिए 84 सीटों का रिजर्वेशन है। वहीं अगर आप आर्टिकल 332 की बात करते हैं तो ये विधानसभा में एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन की बात करता है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं अगर हम आर्टिकल 342 की बात करते हैं तो 342 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो होंगे वो एसटी की जनजाति घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा होगा, ये याद रखिएगा। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य की किसी भी जाति को एसटी के तौर पर घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 338 कहता है एससी एसटी आयोग की बात। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है
89वां जो संशोधन है, ये संशोधन संविधान में 2003 में देखने को मिला था। इस संशोधन में कहा गया है कि एससी का अलग आयोग होगा और एसटी का अलग आयोग होगा, और यहां पर एसटी की आयोग के लिए 338A प्रावधान जो है संविधान में किया गया, और 2004 में पहली बार अलग आयोग की स्थापना की गई थी। ये चारों आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्या प्रावधान है फटाफट लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से लिख लो फटाफट। 207 प्रश्न हो गए हैं ना, 207 प्रश्न। देखिए ऐसे ही डिस्कशन किया है, हर एक प्रश्न को हमने ऐसे डिस्कशन किया, डिटेल में किया है। अब यहां से नहीं तो यहां से, यहां से नहीं तो यहां से, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो आप लगा दोगे, आसानी से लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 208 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, किस आदिवासी नेता पर अंग्रेजों ने 1000 रुपए का इनाम रखा था? 1000 रुपए का इनाम किस पे रखा था? खाज्या नायक। खाज्या नायक जी जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1830 में। 1830 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने 1857 की क्रांति में अहम रोल किया था। देखिए क्या हुआ कि खाज्या नायक जी जो हैं, ये बड़वानी और ये पूरा जो धार इधर का इलाका, ये इनका कार्यक्षेत्र रहा है। 1830 में जन्म हुआ। इनके पिता जो थे वो अंग्रेजों के अधीन इस पूरे प्रदेश में चौकीदारी का काम करते थे। पिता की मृत्यु हुई तो खाज्या नायक भी चौकीदार का काम करने लगे। चौकीदारी के रूप में लंबे समय तक अपनी चीजों को निर्वहन कर रहे थे, लेकिन बाद में लगा कि अंग्रेज जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, लगातार शोषण कर रहे हैं, तो उनकी सेवा छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। और 11 अप्रैल को 1858 को युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम था अंबा पानी का युद्ध। ये युद्ध जो था, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया खाज्या नायक जी। और इस दौरान ही 18 अप्रैल को यहां पर एक जनरल है जिसका नाम है आउटरम। ये आउटरम जो रहा है, इसने इनको मार दिया था, और इसने इनको मार दिया, इसलिए 11 अप्रैल को इनका शहादत दिवस होता है। इसके अलावा टांट्या भील जी की बात करेंगे हम लोग, तो टांट्या भील के बारे में याद रखिएगा कि 1842 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या था? खंडवा था। और इन्होंने 1857 की क्रांति में इस पूरे क्षेत्र से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनके नाम पर इंदौर के भंवरकुआ चौराहे का नाम भी टांट्या भील चौराहा कर दिया, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ अंग्रेजों ने इनको पकड़ने में बिल्कुल सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन मुखबरी करके अपने ही किसी व्यक्ति की धोखेबाजी के कारण इनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इन्हें 4 दिसंबर को 1889 को फांसी दे दी गई, और पाताल पानी जो है इंदौर के पास में, यहां इनकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया था, और यही इनकी समाधि भी है, याद रखेंगे। गंजन सिंह कोरकू जो रहे, ये 1930 में इन्होंने जो जंगल सत्याग्रह है इसको किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नाम से आप इसको जानते हैं। भीमा नायक की बात करेंगे, 1840 में इनका जन्म हुआ था, कहां? बड़वानी में। और इन्होंने 1857 की क्रांति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने, और कहीं ना कहीं अंबा पानी के युद्ध में भी ये रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन्हें भी धोखे से अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और 1876 को इनको फांसी दे दी गई थी। इनको अंडमान निकोबार के जेल में काला पानी की सजा के लिए भेज दिया गया, तो वहीं इनकी फांसी हो गई थी। तो ये हम लोगों ने इनके बारे में डिटेल किया है, फटाफट लिख लीजिए। ख्वाजा नायक हो, टांट्या भील हो, भीमा नायक हो, तीनों ने 1857 की क्रांति के समय काम किया, अलग अलग जगह से काम किया है। गंजन सिंह कोरकू जो रहे, इन्होंने जरूर जंगल सत्याग्रह पर काम किया, और इन सबके बीच में लगभग 100 साल 80 साल का अंतर आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश से कई सारे ऐसे योद्धा निकले, कई सारे योद्धा निकले, ध्यान रखिएगा। चलिए 208 नंबर का प्रश्न क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, 209 नंबर का प्रश्न। मवासी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? मवासी जनजाति आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है। छिंदवाड़ा जो है वो बालाघाट के साथ हम देखें तो इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा के क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या? पातालकोट। पातालकोट में विशेष पिछड़ी जनजाति के तौर पर जाने वाली भारिया जनजाति मिलती है, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में बता दिया था। ज्यादा हम लोग नहीं जाते हैं। बाकी हम लोग बात करें छिंदवाड़ा जो है वो हरा भरा प्रदेश है, वनों का प्रदेश है, ज्यादा वर्षा यहाँ होती है।
और इस प्रदेश में आपको खनिज संपन्नता देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं बालाघाट के साथ इस क्षेत्र में भी आपको चावल आदि का उत्पादन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले के तौर पर आप इसे देखते हैं। यहाँ पर पहले कमलनाथ जी जो है उनके बेटे नकुलनाथ सांसद जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार तो भाई 29 सीटें जो है वो मोदी जी जीत चुके हैं यहाँ से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम कब आया था? तो याद रख लीजिएगा कि 16 अगस्त 1989 को ये लाया गया था और 30 जनवरी 1990 से ये लागू कर दिया गया था। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो एसटी समुदाय से नहीं है या एसटी समुदाय से नहीं है, वो अगर इनके खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसको इसके तहत सजा दी जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो 2010 में ये अधिनियम आया था, पहले आपके सिलेबस का भी हिस्सा था, हटा दिया गया था। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता। देखिए ये टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 9 से। इसमें आप कितना ही डिस्कशन कर लीजिए कुछ नहीं हो पाता, तो हम इसके सिर्फ क्या देखेंगे, ऑप्शंस पे टिक करके आगे बढ़ेंगे 2-4 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। तो वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस पर आधारित होती है। कैसे? डिस्क स्पेस पर। ये एक प्रकार का भ्रम पैदा करने वाली मेमोरी होती है। आपको ऐसा लगता है कि मेमोरी ज्यादा है, लेकिन आपकी मेमोरी ज्यादा नहीं होती है। जो रैम आपकी होती है उसकी मेमोरी को जोड़ करके ये मेमोरी आपको बताती है, जिससे कि आपको अतिरिक्त मेमोरी होने का भ्रम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनाया गया है? तो उत्तर है आपका उत्तराखंड। देखिए इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, अब जो लोग अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं वो इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से देखकर समझ के आए होंगे। जब आप उत्तराखंड जाते हैं तो उत्तराखंड में उत्तर के 4 धाम घूमने जाते हैं। अब यहां आपको जो 4 धाम देखने को मिलते हैं, 4 धाम में आपको एक तो देखने को मिलेगा यमुनोत्री, एक आपको देखने को मिलेगा गंगोत्री, तीसरा आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के बाद आपको देखने को मिलेगा बाबा केदारनाथ। ठीक है, ये 4 धाम है उत्तर के। अगर हम संपूर्ण 4 धाम की बात कर दिए, पूरे 1 धाम हो गए। इसके अलावा आप द्वारका जाइए, आप रामेश्वरम जाइए, आप जगन्नाथ जाइए, तो इनको आप कर लेंगे तो फिर आप कंप्लीट 4 धाम कर। ये उत्तर के 4 धाम है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस 4 धाम की यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने ये पूरा का कॉरिडोर जो विकसित किया लगभग 2019 के आसपास। यहां आपको हॉस्पिटल की सुविधाएं, बाकी सब चीज देखने को मिलेंगी। बेहतर टूरिज्म विकसित हो सके इसलिए इस पूरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की व्यवस्था की गई, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां यहाँ पर वाहन चलते हैं, इंस्टेंट आपको सारी चीजें मिल जाती है ताकि जो तीर्थ यात्रा करने वाले लोग हैं उनको दिक्कतें ना आए और टूरिज्म का विकास हो सके। ठीक है, तो ये व्यवस्था आप यहाँ देखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 212। अगले प्रश्न की बात करते हैं 213। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE। जब आप मोबाइल चलाते हो ना, तो जियो का या कोई सी भी सिम चलाते हो तो ऊपर इंटरनेट का जो नेटवर्क मिलता है वहां पर LTE लिखा आता है। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि LTE का फुल फॉर्म क्या होता है। बराबर है, LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसके अलावा आपको WiMAX देखने को मिलेगा, इसमें किस मोबाइल जनरेशन की प्रौद्योगिकी है। तो यहां पर याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE और WiMAX निम्नलिखित में किस मोबाइल की। तो आपके मोबाइल में भी 5G तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, 5G की अपडेटेड फोन नहीं आए। ठीक है, और 5G में ऐसा होता है कि आप नॉर्मली 4G वाला रिचार्ज करते हो तो 5G अनलिमिटेड चलता है उसमें, तो वो सिस्टम अलग हो गया है। अधिकतर लोगों के पास जो फोन है वो 4G फोन है, तो यहाँ पर LTE वाला सिस्टम जो है वो 4G के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पर हम लोग मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल के विकास की हम लोग बात देखें तो भारत में पहली बार 31 जुलाई 1995 को मोबाइल सेवा का प्रारंभ हुआ था। और ये मोबाइल सेवा का प्रारंभ जो कंपनी कर रही थी उसका नाम था मोदी टेलस्ट्रा कंपनी, और ये नोकिया का फोन जो है हैंडसेट उसको यूज कर रहे थे, नोकिया का हैंडसेट यूज कर रहे। तो यहां पर आपसे पूछेगा कि भारत में मोबाइल का शुरुआत 31 जुलाई 1995 से
मोदी टेल्स्ट्रा कंपनी जो थी उसने शुरू किया। नोकिया का हैंडसेट जनरली यूज करते थे। अच्छा, इस समय आपको एक चीज समझ में आएगी कि आज आप जब फोन पे बात करते हो, मैंने कई सारे लोगों को देखा है, जब फोन पे बात करते हो ना तो घंटों फोन पे बात करते चले जाते हो। चैट करना शुरू करते हो तो घंटों चैट करना शुरू करते हो। लेकिन आप लोगों को पता है जब मोबाइल फोन भारत में शुरू हुआ था तो जो आप लोग इनकमिंग करते हैं, जो इनकमिंग करते हैं उसके रुपए लगते थे 8 रुपए, और आउट गोइंग जो आप करते थे, जो आउट गोइंग आपका कॉल होता था उसके लिए 16 रुपए प्रति मिनट चार्ज होता था। उस समय लोग हलो हलो करके तुरंत करके फोन काट देते। क्यों? क्योंकि उस समय नया नया था। अब यहां पर क्या हुआ, 2003 में पहली बार ऐसा हुआ था कि फ्री इनकमिंग की सुविधा की गई थी। आपके फोन पे फ्री में फोन आप सुन सकते हो, तो लोगों ने क्या किया, सुनने की व्यवस्था रख ली, फोन लगाने का काम नहीं होता, इसलिए आप देखते तुरंत सट से मिस कॉल मार देते थे। तो ये सिस्टम आपको यहां देखने को मिला। और पहली बार हम देखें जो 3G वाली टेक्नोलॉजी है 2008 में आई थी, और 4G वाली टेक्नोलॉजी 2012 में आई थी, और फिलहाल 5G का कार्यक्रम चल रहा है और 6G पर आप लोग शोध कर रहे हैं। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ पर मोबाइल टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। आज आपके पास अलग अलग कंपनी है, टावर सिस्टम सब अलग अलग हो गया है। आज आप एक डिजिटल क्रांति से गुजर रहे हैं। डिजिटल क्रांति जो है वो डिजिटल इंडिया मिशन के बाद हम लोगों को देखने को मिली, और इसका पूरा श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी को और भारत के कंपनियों को जाता है, भारत के अनुसंधान करने वालों को जाता है जिन्होंने इस पे काम किया। तो ये बहुत बड़ी बात रही है। लेकिन आप याद रखिएगा कि मोबाइल फोन की शुरुआत कैसे हुई थी भारत में, और एलटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसका पूरा नाम होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। रोबोट के विकास की तीसरी पीढ़ी बुद्धिमान रोबोट के युग की शुरुआत है। यह पीढ़ी सेंसर युक्त नियंत्रण बोर्ड की पीढ़ी के रूप में संदर्भित की जाती है। दोनों की दोनों सही आपको ऑप्शन मिलेंगे। रोबोटिक्स का प्रश्न है, यूनिट नंबर 9 का है, सीधे इसको याद रख लीजिए। हाँ, रोबोट के संदर्भ में मैं केवल नाम बता देता हूं। पिछले लेक्चर को मॉड्यूल नंबर 4 जो हमने लाइव किया था उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढना है ये वाला कि दक्ष रोबोट की बात की थी मैंने वहां, सोफिया रोबोट की बात की थी मैंने वहां, ओशीन रोबोट की बात की थी मैंने यहां, और यहीं पर मैंने आप लोगों से बात की थी एक और रोबोट एटलस। एटलस जो था मैंने बताया था कि डीआरडीओ ने विकसित किया है आग से लोगों को बचाने के लिए। दक्ष जो रोबोट था वो डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ ने जो विकसित किया इसका जो लाभ था, यूज था, वो ये था कि ये बॉम्ब डिफ्यूज करने का काम करता था, रक्षा रोबोट रहा। सोफिया रोबोट जो रहा ये हैंसॉन रोबोटिक्स कंपनी हांगकांग की उसने बनाया था। और ओशिन रोबोटिक्स जो है ये हम बोल सकते हैं कि एक कंपनी ने बनाया, समुद्री खोज के लिए बनाया था, प्रवाल विद्या आदि खोज करते हैं। इसका डिटेल में मैंने जो एपिसोड नंबर 4 है उसमें डिस्कस किया, तो देख के कमेंट करना कि सर इस वाले क्वेश्चन में ये देखा था हम लोगों ने। 2015 देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो है ये केरल का है। ये देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला, और केरल में साक्षरता की दर भी ज्यादा। लेकिन यह याद रखिएगा कि एक तरफ आप बोलते हो साक्षर और एक आप तरफ बोलते हो शिक्षित, तो शिक्षित होने में और साक्षर होने में जमीन आसमान का अंतर है। हम हमारे देश में एक चीज की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। क्या फोकस करते हैं? हमें साक्षरता की दर को बढ़ाना है, और हम साक्षरता की दर को बढ़ाते बढ़ाते 72.99%, लगभग 73% हमारे देश में 2011 की गणना के हिसाब से साक्षरता है, और हम फोकस भी इसी पे कर रहे हैं, साक्षरता बढ़ाएंगे, साक्षरता बढ़ाएंगे। लेकिन साक्षरता का मतलब क्या है? साक्षरता का मतलब है सधन अक्षर, मतलब जो व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, समझना जानता है, और जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, उस व्यक्ति को साक्षर मान लेते हैं। अब बताओ कि कोई 8 साल 9 साल 10 साल का व्यक्ति है, बच्चा है, उसको आप कितना चीजें मान सकते हैं? तो साक्षरता ज्यादा जरूरी कि शिक्षित ज्यादा? शिक्षित का मतलब आपके माइंड का विकास होना। आप किसी भी चीज को समझते हैं, उसमें अपनी बुद्धि लगाकर उसको अपनी बुद्धिगत रूप से उसकी प्रक्रिया कर सकते हैं, तो ये शिक्षित होने का है। और हमारे देश में अगर हम देख रहे हैं कि लोग बहुत हद तक बेरोजगार हैं, समस्याएं मौजूद हैं, रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, बाबाओं के कहने में आ रहे हैं, और अलग अलग प्रकार की चीज चल रही है। और आज आप देख भी रहे हैं कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर लगातार वीडियो चल रहा है कि एक तरफ प्रदीप मिश्रा जी का चल रहा है कि उन्होंने राधा रानी के बारे में कुछ कह दिया, और एक तरफ परमानंद जी महाराज जी हैं, उन्होंने अलग अलग बात कही है। तो ये विवाद बाबाओं के बीच में झगड़े चल रहे हैं। तो ये सिस्टम जो आपको देखने को मिल रहा है, इस सिस्टम में किसका चीजें हैं? जनता। जनता किस पर विश्वास करे वही भ्रमित है, किस पर विश्वास करे?
तो ये समस्याएं आने का सबसे बड़ा कारण है कि हम साक्षरता को प्रमोट कर रहे हैं। हमको साक्षरता को प्रमोट तो करना ही है, लेकिन हम शिक्षित होने की तरफ जाए। शिक्षित लोगों की संख्या हमारे यहाँ पर कम है, साक्षरता भले ही ज्यादा हो गई, शिक्षित लोग कम है, समझ ही नहीं पा रहे हैं चीजों को, किसी भी चीज की तर्कपूर्ण व्याख्या नहीं कर पा रहे, अपने आप को किसी भी चीज के तर्क नहीं समझा पा रहे हैं। किसी ने कह दिया कि ये चोला धारण कर लो काम हो जाएगा, लोग वो करने लगते हैं। किसी ने कह दिया कि ऐसा कर दीजिए शनिवार को मंगलवार को, लोग वो काम करने लगते हैं। इसका मतलब है कि हम साक्षर तो हो रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो रहे हैं। और देश में जरूरत अभी किस चीज की है पता है? देश में जरूरत है शिक्षित लोगों की। साक्षरता बढ़ाने से केवल कुछ नहीं, किसी भी चीज को पढ़ने से लिखने से ही आप साक्षर बन जाएंगे। वो ज्यादा जरूरत है शिक्षित होने की कि आप उसको इंटरप्रेट तो कर सको, अच्छे से व्यवस्था तो कर सको। तो हमारे देश में देखते हैं, हालांकि कंप्यूटर साक्षरता की बात करते हैं, एर्नाकुलम केरल का है, सबसे पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है, और केरल साक्षरता में भी आगे। लेकिन वही लोग समझ नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। केरल के लोगों को देख लीजिए, लड़कियों के साथ जो हुआ, सुनते ही हैं आप लोग न्यूज में, किसको चुनना है नेता को, किसको नहीं चुनना है। एक प्रकार से पूरा लोगों का जो सेक्शन है वही अलग है, सोचने समझने की क्षमता। तो वो एक अलग हम लोग देश में दे रहे हैं कि वो किस प्रकार के साक्षर लोग जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये साक्षरता का लेवल होता है जो समझने की जरूरत है। खैर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को होता है, और कहने को ये होता है कि देश में कंप्यूटर क्रांति जो है वो 1984-85 से राजीव गांधी जी लेकर आए थे, पता नहीं कितना लेकर आए थे। दूसरा है LAMDA का पूर्ण रूप क्या है? लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, इसका पूरा रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम कंप्यूटर वायरस किसे माना जाता है? क्रीपर को पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, 1971 में डेवलप किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, एपिक नाम के वेब ब्राउजर किसके द्वारा डेवलप किया गया है? हिडन रिफ्लेक्सिक द्वारा ये डेवलप किया गया है। वेब ब्राउजर जिसपे आप कोई भी चीज इंटरनेट पे डालकर सर्च करते हैं वो वेब ब्राउजर होता है, और इसमें आप लोग मोज़रेला फायरफॉक्स देखते हो, इसमें आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर देखते हो, गूगल क्रोम देखते हो, सफारी देखते हो जो एप्पल का, ये सभी के सभी क्या है? ब्राउजर्स हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? विजय भटकर को कहते हैं भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो 1991 के आसपास स्थापित किया गया था दोस्तों। भारत की पहली प्रयोग करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिटेल लोक अदालत का शुभारंभ कहां किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, राजस्थान में किया गया है, 2022 के आसपास का शुभारंभ किया गया है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीति का उपाय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है, बफर स्टॉक का रखरखाव भी है, सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। देखिए, विपणन प्रणाली के अंतर्गत आप उपज जो होती है उसके प्रोसेसिंग से लेके, उसके भंडारण से लेके लोगों तक उसकी पहुंच तक की पूरी सिस्टम को शामिल करते हैं। और इसके अंतर्गत हमारे देश में 1967 से देखें तो हमें एमएसपी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ये वो दौर था जब हम हरित क्रांति शुरू कर रहे थे, लोगों को हरित क्रांति के अंतर्गत चावल और गेहूं की फसल को उत्पादित करने के लिए प्रेरित करना था। लोग खेती करने को तैयार नहीं थे इनकी, तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई चावल और गेहूं की खेती करिए, फसल को खरीदने की गारंटी हमारी, एक निश्चित मूल्य पर हम फसलों को खरीदेंगे। 2 फसलों पर प्रारंभ में एमएसपी दी गई, लेकिन बाद में एमएसपी जो है ये राजनीति का मुद्दा बन गया, और अभी लगभग 23 फसलों पर हमारे देश में एमएसपी दी जाती है। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये सरकार पर, राजकोष पर एक बोझ होता है। क्यों बोझ होता है? क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसानों के अनाज कहीं और नहीं बिका तो एक निश्चित कीमत पर हम उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आज हमारे देश में लगभग 83 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पर सरकार अनाज खरीद करने पर ही लगा देती है, तो ये बहुत बड़ा खर्च होता है। हालांकि किसानों की बात होती है तो ये सही भी है, और इस बार के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आप देखते हैं कि न्यूनतम मूल्य की दुकानें होती हैं जिस पर लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मुहैया कराया जाता है, याद रखिएगा। बफर स्टॉक का रखरखाव करने का भी काम इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि चीजें खत्म खराब ना हो। संकट की परिस्थिति में हमारे पास इतना तो स्टॉक होगी, लोगों को हम सस्ते दामों पे अनाज मुहैया करा सके। तो तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हालांकि बफर स्टॉक की दृष्टि से हम लोग अभी बहुत पिछड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है, आगे जाकर इस पर डिटेल में चर्चा भी हम लोग करेंगे।
गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो याद रखिएगा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है ये काम करती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है ये पीएम की अध्यक्षता में, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं और पीएम की अध्यक्षता में ये काम करती है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर है। और ये याद रखिएगा कि इस समिति के द्वारा ही गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत को निश्चित किया जाता है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का आपको योगदान देखने को मिलता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। हमारे देश में अगर हम बात करें तो चीनी का जो उत्पादन है वो भारत जो है वो फर्स्ट है, यूज करने में भी फर्स्ट है, हम सबसे ज्यादा बनाते भी और खाते भी हैं। महाराष्ट्र हम देखें तो गन्ने की दृष्टि से हमको आगे दिखाई पड़ता है। गन्ना जो है वो एक नकदी फसल के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलता है, जो बोल सकते हैं कि अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में ही हो पाता है दोस्तों। और भारत के कोयंबटूर में हम जाएं तमिलनाडु में तो गन्ना अनुसंधान केंद्र भी आपको दिखाई पड़ेगा। नरसिंहपुर जो है मध्य प्रदेश में गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 222 था। अब अगला देखते हैं। चलिए 223 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कहता है भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित साधनों में से किन का प्रयोग करती है? तो भारत में मौद्रिक नीति एक तो बैंक दर का प्रयोग करती है और मुक्त बाजार संक्रियाओं का प्रयोग करती है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मौद्रिक नीति क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि वर्ष में 4 बार इस पर काम होता है। 3 माह में आपको ये दिखाई पड़ेगी, वर्ष में 4 बार होता है। और वैसे तो इसके संदर्भ में आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। आरबीआई अधिनियम आया था 1934 को, इसके अकॉर्डिंग ये चीज हुई थी। और आरबीआई अधिनियम में 2016 में सरकार ने संशोधन भी किया था और इसके तहत ही हम लोग देखें कि ये व्यवस्था है मौद्रिक नीति समिति की। मौद्रिक नीति समिति जो होती है, ये मौद्रिक नीति समिति जो होती है उसमें 6 सदस्य होते हैं। इसका जो हेड होता है, अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष को आप कहते हैं आरबीआई का गवर्नर। और इस समिति में 3 सदस्य जो होते हैं वो 3 सदस्य सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मौद्रिक नीति जो होती है वो मुद्रास्फीति, महंगाई व्यवस्था आदि पर नियंत्रित करने का इंपॉर्टेंट निर्णय लेती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके लिए वो 4 इंपॉर्टेंट टूल का प्रयोग करती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये 4 चीजें हैं जिनका प्रयोग आरबीआई करती है। किस चीज के लिए? मौद्रिक नीति के अंतर्गत। रिजर्व रेपो रेट क्या होती है? जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व रेपो रेट किसको कहते हैं? आरआरआर। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेता है उसको आरआरआर कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो क्या कहते हैं? बैंक जो होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में पैसा आरबीआई के पास सेव करके रखते हैं, उसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। और एसएलआर क्या कहते हैं? कि ये एक प्रकार की देनदारी को संदर्भित करता है। एक निश्चित अनुपात में पैसा वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है ताकि विपरीत परिस्थिति में वो ग्राहकों को पैसा चुका सकें। तो ये तीनों व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है मौद्रिक नीति के संदर्भ में। इसमें परिवर्तन करके महंगाई को कम और ज्यादा किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट टूल है मौद्रिक नीति के आरबीआई के, ये आप लोगों को ध्यान रखना है भारत में, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 223 पे डिस्कशन किया। अब क्वेश्चन नंबर 224 को देखते हैं। कहता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रायः समाचार पत्रों में देश के एक प्रमुख मामलों में संदर्भ में आता है। उस समूह को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दोस्तों आसियान। आरसीईपी का संबंध आसियान से है। आसियान एक इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 10 देश सदस्य हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। और 1997 में आसियान +3 का कॉन्सेप्ट देखने को मिला जिसके माध्यम से आसियान के 10 थे तो 3 सहयोगी सदस्य के तौर पर आप कोरिया को, चीन को और कोरिया को देख रहे हैं। आप इसमें देख रहे हैं एक तरफ चीन को और आप एक तरफ इसमें देख रहे हैं जापान को। ये सहयोगी के तौर पर यहाँ दिखाई पड़ते हैं। आसियान की स्थापना जो है वो की गई थी दोस्तों 8 अगस्त को 1967 में। और G20 की स्थापना की गई थी 1999 में। G20 का सम्मेलन जो लेटेस्ट हुआ था वो भारत में हुआ था, नई दिल्ली भारत मंडपम में, जिसमें अफ्रीकन यूनियन जो है इसको
भारत के प्रयासों के बाद G20 में शामिल किया गया है। तो अब ये G20 से हो गया है G21 दोस्तों। और अफ्रीकन संघ की बात करें 2002 में स्थापित किया गया था। इथोपिया में इसका मुख्यालय है। 55 देश इसमें सदस्य हैं। अफ्रीका के पिछड़े और विकासशील देशों का यह संघ है। भारत इनको शामिल करके विकासशील देशों के नेता के तौर पर उभर कर आया है दोस्तों। अगर हम G20 के मुख्यालय की बात करें तो कहीं नहीं है, जबकि आसियान का मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही दक्षिण के जो देश हैं भारत और उपमहाद्वीप के देश, इनका संगठन जो होता है उसको सार्क आप कहते हैं। सार्क की स्थापना लगभग 8 दिसंबर को 1985 को हुई थी और इसका विचार 1980 में बांग्लादेश के जियाउर रहमान ने दिया था। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, इसलिए बना नहीं। इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई 31 अक्टूबर 1984 को। उनकी हत्या कर दी गई थी सरदार जी के द्वारा। उसके बाद राजीव गांधी सहानुभूति के चलते प्रधानमंत्री बन गए जीतने के बाद। और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सार्क को मंजूरी दे दी, ये याद रखिएगा। लेकिन आज सार्क जो है वो महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी बैठक ही बहुत सालों से नहीं हुई है। इसका मुख्यालय आपको नेपाल के काठमांडू में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आता है SCO, इसको बोलते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है और इसमें भी आपको भारत सहित 8 सदस्य देश देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसके बनने से सार्क का महत्व कम हो गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बात हुई आसियान, सार्क, SCO आदि की। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहा। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 225 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में वनस्पति घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना? विदिशा के गंज बासुदा में दोस्तों डालडा घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना। ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है अपने पास। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 226 की। जब क्वेश्चन नंबर 226 पे आप लोग जाते हैं तो क्वेश्चन पूछता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको आप भेल कहते हैं, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब से दिया गया? पहले तो ये समझ लीजिए कि ये महारत्न मतलब क्या। 2010 से महारत्न कंपनी का दर्जा देना प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ कब से किया? 2010 से। और इसके तहत ये किया गया कि लगातार 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्ष में 5,000 करोड़ का जिस कंपनी ने शुद्ध प्रॉफिट किया होगा उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। बराबर हो गया। और 2013 में जो भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 1956 में हम देखें रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। उस समय इसको USSR कहते थे। और इसकी जो मुख्य हेडक्वार्टर की हम लोग बात करें, ये दिल्ली में है दोस्तों। और इसका जो भोपाल वाली इकाई की हम बात करें तो नेहरू जी के समय में 1960 में भोपाल में भेल का इकाई बनाई गई थी। जो भारी इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं वो ये बनाता है दोस्तों, जो कि 2013 से महारत्न कंपनी के तौर पर स्थापित है। बराबर हो गया। चलिए, 226 नंबर के प्रश्न की बात कर ली। 227 की बात करते हैं, डिंडोरी जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत किस योजना को बढ़ावा दिया गया? कौन से उत्पाद को बढ़ावा दिया गया है? तो आपसे पूछेगा डिंडोरी का। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डिंडोरी जो है एक पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्व में हमको दिखाई पड़ता है मध्य प्रदेश के। और इसमें आप देखिए कि जन घनत्व जो है डिंडोरी का 94 के आसपास है, मतलब सबसे कम है। सबसे कम जन घनत्व मध्य प्रदेश में डिंडोरी में है, सबसे ज्यादा जन घनत्व भोपाल में है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और वहीं अगर एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, तो ये परियोजना 24 जनवरी 2018 को यूपी के द्वारा शुरू की गई थी। यूपी के 75 जिलों में इसको शुरू किया गया था। बाद में मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिया गया। जो जिले होते हैं उनको निर्यात का हब बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। और मध्य प्रदेश के 52 जिले जो हैं, इन 52 जिलों के अलग अलग उत्पाद जो है वो तैयार किए गए हैं। डिंडोरी में कोदो कुटकी भी होता है और डिंडोरी में गोंड पेंटिंग जो है उसको भी शामिल किया गया है। लाल मिर्च की बात करते हैं तो खरगोन आ जाता है दोस्तों। और धनिया की बात करते हैं तो गुना आ जाता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस संदर्भ में। बराबर हो गया। तो एक जिला एक उत्पाद की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ देखी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 228 नंबर का क्वेश्चन है, JW3020 JWA17 सुजाता लोक 1, इसमें शरबती भी जोड़ दीजिए, 143 भी जोड़ दीजिए। ये मध्य प्रदेश की प्रचलित फसलें हैं गेहूं की। बराबर है।
होशंगाबाद मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के अलावा यूपी भारत का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। गेहूं की उत्पादकता सबसे ज्यादा पंजाब में है और दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है चीन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 229 नंबर का प्रश्न, जोड़ी बनाना, एक तरफ फसल दी गई, एक तरफ उसके उत्पादक जिले दिए गए हैं। गेहूं कहां होता है? तो गेहूं मैंने कहा है कि गेहूं होता है होशंगाबाद में। गेहूं कहां होता है? होशंगाबाद में। अब यहां क्या बोला गया है? विचार करना है कि सही सुमेलित कौन सा है। क्या बताना है? सही सुमेलित कौन सा है। तो गेहूं होशंगाबाद में होता है, इसमें बालाघाट दिया, ये गलत हो गया। चावल बालाघाट में होता है, इसमें होशंगाबाद दिया, ये गलत हो गया। चावल कहां होता है? बालाघाट में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और देश में अगर हम बात करें तो यूपी इसमें आ गया था। प्याज खंडवा में होती है, ये याद रखिएगा। प्याज का एक जिला एक उत्पाद जो है वो खंडवा है, ये सही है। और मिर्च जो होती है वो खरगोन में होती है, खरगोन का एक जिला एक उत्पाद मिर्च आता है। मतलब तीसरा चौथा आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गेहूं होशंगाबाद में होता है, चावल बालाघाट में ज्यादा होता है, याद रखिएगा। बराबर हो गया कि नहीं हो गया भाई? समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना कि सर ये वाले क्वेश्चन में और बताओ, मैं और बता दूंगा। उद्देश्य है आपको आना चाहिए, एग्जाम में आपका प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 230 वीर सिंहपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? उमरिया में की गई। वीर सिंहपुर ताप विद्युत केंद्र 1991 के आसपास से हमें दिखाई पड़ता है। वीर सिंहपुर 1, वीर सिंहपुर 2, वीर सिंहपुर 3, इसके अलग अलग चरण हैं। और एक तरीके से सबसे ज्यादा ताप विद्युत करने का काम ये करता है, याद रखिएगा। उमरिया में ये है वीर सिंहपुर ताप विद्युत केंद्र। इसको संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण के तौर पर देख रहे हैं। मतलब एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। अभिकथन को देखिए, चार्टर अधिनियम 1853 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। 1833 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उस अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम की बात करें, भारत शासन अधिनियम जो 1858 से आए थे। 1833 के चार्टर अधिनियम में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ये आया था। चेतावनी दी गई थी कि आपके अधिकारों को हम लोग खत्म कर देंगे। अब देखिए कि इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लें ताकि हमारे डाउट ना बने कोई भी। तो इसको हम लोग देखें कि 1833 के अधिनियम में सीमित नहीं, समाप्त कर दिया गया था। 1833 के अधिनियम में कंपनी के एकाधिकार को भारत से समाप्त कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 1853 में तो ये चुनौती, इनको एक वार्निंग दी गई थी कि हम कंपनी का शासन समाप्त कर देंगे, कंपनी का शासन समाप्त कर देंगे, इस बात की चेतावनी 1853 में दी गई थी। जबकि एकाधिकार की समाप्ति जो है वो 1833 के अधिनियम में हो गई थी। इसके अलावा 1813 का जो एक्ट था, इसमें इनके एकाधिकार को सीमित कर दिया था। एक तो चीन से व्यापार और एक चाय का व्यापार, यहां तक सीमित कर दिया गया था। तो सीमित करने का काम 1813 के अधिनियम में किया गया था और समाप्त करने का काम 1833 के अधिनियम में किया गया था। और 1853 का एक्ट क्या कहता है? कंपनी के शासन की कभी भी समाप्ति की जा सकती है। ये केवल यहां पर क्या की गई थी कि इनको एक बोला गया था कि आपको वार्निंग दे रहे हैं हम लोग। क्या दी गई थी? इसकी वार्निंग दी गई थी, यहां पर खत्म नहीं किया गया था। तो क्या बोला गया कि चार्टर अधिनियम 1853 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कारण देखिए इसका, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया और सीधे शासित जिम्मेदारी भारत ने संभाली। देखिए ये सही है, ब्रिटिश कंपनी को समाप्त करके भारत की शासन की जिम्मेदारी इन्होंने ले ली थी। कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आर है वो हम लोगों को सत्य दिखाई पड़ता है और ए हम लोगों को असत्य दिखाई पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। बराबर है, याद रखना है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने भारत में व्यापारिक कंपनी के तौर पर ध्यान दिया था और 31 दिसंबर सन 1600 को उस समय की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उन्होंने कंपनी को 15 वर्ष की व्यापार की अनुमति दी थी। इस समय कंपनी बनी थी। मर्चेंट दी
एक एडवेंचर्स नाम का व्यापारिक समूह था, उसको इस कंपनी के तौर पर देखा था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहला व्यक्ति था कंपनी का दूत बन के जो आया था जहांगीर के दरबार में। अकबर के नाम का पत्र लिया था लेकिन जहांगीर के दरबार में आया था। 1611 में मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में, दक्षिण भारत में, ये मद्रास तमिलनाडु में था। 1613 में सूरत में, और 1651 में बंगाल हुगली में। यहां अंग्रेजों ने अपने कारखाने खोले थे। ये पूर्वी भारत में था, ये दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में था। और 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना, जिसमें शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था, मीर कासिम बंगाल का नवाब रहा वो था, और सुजाउद्दौला अवध का नवाब, ये शामिल थे। इसकी सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हरा दिया गया। देखिए, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जबकि बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में त्रिगुट की सेना की हार हुई थी। उसके बाद बंगाल इनके कब्जे में हो गया। सन 1700 में बंगाल में जो फोर्ट विलियम है कलकत्ता का, वो बनाया था, ये याद रखिएगा आप लोग। और बाद में हम लोग देखें धीरे धीरे करके भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो गया दोस्तों, और फिर उन्होंने अधिनियम के माध्यम से भारत में अपना काम चालू किया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों का भारत में पहला अधिनियम था। ठीक है, 232 नंबर का प्रश्न मंत्री परिषद से संबंधित है, सभी के सभी संबंधित है। मंत्री परिषद अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं। यहाँ याद रखिएगा कि 91वां संशोधन इंपॉर्टेंट है 2003 का। इसके माध्यम से जो मंत्री हैं उनकी संख्या 15% निश्चित की गई थी। कहा था कि लोकसभा के कुल सदस्यों का केवल 15% ही मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। कैबिनेट मंत्री उच्च स्तर के मंत्री होते हैं, जिसमें रक्षा मंत्री, बोल सकते हैं वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पर्यटन मंत्री, ये सब विदेश मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री जो होते हैं वो इन दोनों मंत्रियों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक पोर्टफोलियो ने दे दिया जाता है, इंडिपेंडेंट, बिना किसी के हस्तक्षेप के ये काम करते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संघीय विवादों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल अधिकार है, बिल्कुल सही है। अगर राज्यों का केंद्र के साथ विवाद होगा, राज्यों का राज्य के साथ विवाद होगा, तो वो विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। राजनीतिक प्रकृति के प्रश्न अनन्य मूल अधिकार के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आते हैं। केंद्र या राज्य के खिलाफ एक निजी नागरिक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए मुकदमे उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधिकार के अंदर सुने जा सकते हैं, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। हमारे देश में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है दोस्तों, और इस एकल न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है वो स्वतंत्र न्यायपालिका के तौर पर लिया गया है, जो कि अमेरिका से लिया गया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एकल न्यायपालिका में देश में एक सुप्रीम कोर्ट, हर राज्य में एक हाई कोर्ट की व्यवस्था है, और टोटल देश में 25 हाई कोर्ट हमें देखने को मिलता है, जिसमें नवीनतम हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो ये सिस्टम हमारे देश में जो है वो मौजूद है न्यायपालिका को लेकर। नेक्स्ट है 234 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत वहां कुछ प्रावधानों के अपवाद के साथ निवारक निरोध के तहत किस व्यक्ति को हिरासत में लेने की स्थिति है? तो याद रखिएगा 3 माह तक के लिए। जनरली क्या होता है, इसको बोलते हैं नजरबंद कर देना। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को वहां नजरबंद कर दिया गया था उनके घर के अंतर्गत। तो ये सिस्टम जो है अधिकतम 3 माह के लिए हो सकता है। बाकी एक जजों की 3 सदस्यीय कमेटी बनती है, उसकी सिफारिश के आधार पर इसको असीमित समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रारंभ में केवल 3 माह के लिए ही होता है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि किसी को भी अगर आप गिरफ्तारी करते हैं तो उसके संदर्भ में उसको कुछ अधिकार दिए गए, जैसे उसको वकील करने का अधिकार होता है, उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के पेश किया जाएगा सामने, ये सारे अधिकार उसके पास होते हैं। लेकिन अगर गिरफ्तार कर लें और कोर्ट वोट के सामने न ले जाएं 24 घंटे के भीतर, इन सब चीजों को छूट किस में है?
तो वो जब आप किसी को नजरबंद करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में कोई व्यक्ति जो है वो अपराध को अंजाम दे सकता है और इससे बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए उसको पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं आप, तो 3 माह के लिए उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में हड़ताल के अधिकार की क्या स्थिति है? तो याद रखिएगा कि हड़ताल का जो अधिकार है वो आप लोगों को किस तौर पर उपलब्ध है? तो ये केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध एक वैधानिक अधिकार के तौर पर उपलब्ध है और इसका कोई आधार नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19 जो है आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता देता है, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता देता है और भारत में आजीविका के लिए व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन वो हड़ताल का अधिकार नहीं देता है। हड़ताल का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार के तौर पर उपलब्ध है। जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह जी थे। अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के 1 दिन के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। अर्जुन सिंह जी के समय पर फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था और इसके नाम पर, फूलन देवी के नाम पर, आपको 1994 में बैंडेड क्वीन नाम की पिक्चर भी आपको देखने को मिलेगी। भोपाल गैस कांड जब हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को, तब देश की जो प्रधानमंत्री हैं वो तो हम लोग देखें कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, उसके बाद राजीव गांधी जी आ गए थे, लेकिन यह अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या किया है? तो उसको कर दिया है जनजातीय कार्य विभाग। तो मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग जो है वो आदिम कल्याण विभाग का नाम है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है? तो याद रखिएगा, सरकारी अनुदान जो है वो मुख्य स्रोत है। वस्तु सेवा कर नहीं लगा सकते, जल आपूर्ति कर ये नहीं लगा सकते, ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क ये नहीं लगाते, केवल सरकारी अनुदानों पर निर्भर रहता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का नया भवन भोपाल के किस हिल्स में है? तो ये अरेरा हिल्स पे है, याद रखिएगा। श्यामला हिल्स जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री का निवास है, लेकिन अरेरा हिल्स जो है यहाँ पर आपको विधानसभा भवन देखने को मिलेगा। अब विधानसभा भवन जो है मध्य प्रदेश का, उसमें आप 2 चीज देखिए, एक पुराना विधानसभा भवन और एक नवीन विधानसभा भवन। दोनों से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पुराना विधानसभा भवन 1909 का था। यहाँ पर सुल्तान जहां बेगम जो रही हैं भोपाल की नवाब, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। ये माना जा रहा था कि इस समय जो लॉर्ड मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल थे और ये यहाँ पर आने वाले थे, तो इनके रहने के लिए भोपाल की बेगम ने 1909 में ये भवन बनवाया था, इसीलिए इसका नाम मिंटो हॉल रखा गया था। जिसका नाम क्या था पुराने भवन का? इसका नाम था मिंटो हॉल दोस्तों। लेकिन जब हम लोग मध्य प्रदेश की आजादी के बाद पूरी तरह गठन की बात करते हैं तो 1 नवंबर को 1956 को इसी को मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन घोषित कर दिया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय का भवन था। 1984 में इंदिरा गांधी जी के समय से हम देखें कि नवीनतम विधानसभा भवन का काम चालू हुआ था। काम जो प्रारंभ हुआ था वो 1984 से हुआ था और 1996 में शंकर दयाल शर्मा जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा इस नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया, जिसकी डिजाइन जो है वो चार्ल्स कोरिया ने तैयार की थी दोस्तों, और इसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। इसका जो द्वार है वो जो बोल सकते हैं सांची का स्तूप है उसके समान डिजाइन किया हुआ द्वार है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने विधानसभा भवन की बात करी जो अरेरा हिल्स पे है। 240 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अब तक कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं? अब तक भारत में 53 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं। जब हम लोग भारत रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो 53 दिए जा चुके हैं। कितने दिए जा चुके हैं? 53। इसमें हम लोग बात करें इसकी स्थापना की 1954 से इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। 1954 में सी राजगोपालाचारी रमन जी को, इसके साथ साथ हम देखें तो राधा कृष्णन जो रहे हैं इनको ये पुरस्कार दिया गया था।
2024 में नवीनतम पुरस्कार दिए गए हैं 5 लोगों को। इसमें आप लोगों को कर्पूरी ठाकुर जी देखने को मिलेंगे, समाज सेवी और बिहार के मुख्यमंत्री थे पहले ये। इसके अलावा आपको नरसिम्हा राव जी देखने को मिलेंगे। नरसिम्हा राव जी ने 1991 में इकोनॉमिक सुधार किए थे, इसलिए इनको दिया गया है। प्रधानमंत्री रहे पहले चौधरी चरण सिंह जी को मिला था, क्योंकि इनको किसान नेता के तौर पर जाना गया था। कृषि वैज्ञानिक जो थे MS स्वामीनाथन जी, जिनके प्रयासों से हरित क्रांति आई और आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर, इनको दिया गया था। तो कर्पूरी ठाकुर जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, चौधरी चरण सिंह जी हों और स्वामीनाथन जी हों, इन सभी को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों। और एक और नेता को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी 2024 में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो ये भारत रत्न पुरस्कार की हम लोगों ने बात की है कि 2024 तक 53 शख्सियत को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि बहुत आसान होता है, क्योंकि इस पर विरूपक बल कभी नहीं लगता। विरूपक बल क्या होता है? विरूपक बल किसी भी वस्तु या चीज को अपने बल से छोटा करते जाता है, उस बल को विरूपित बल कहते हैं। नौसादर का व्यापारिक नाम क्या है? नौसादर का व्यापारिक नाम है अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, इसे कहा जाता है। RNA से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुवादन कहलाती है दोस्तों। RNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा। ये प्रोटीन के संश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, इसका नाम लिख लीजिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसका पूरा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये DNA जो है और राइबोसोम जो होता है, इनके बीच में कड़ी का काम करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो RNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को अनुवादन कहते हैं। UR राव उपग्रह केंद्र कहां पर स्थित है? ये उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। 1972 में इसको स्थापित किया गया था। एमेजोनिया सैटेलाइट 1 किस देश से संबंधित है? ब्राजील से संबंधित है दोस्तों। प्लूमर रोग किस हार्मोन्स के कारण होता है? ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। थायरॉक्सिन जो थायराइड है, थायराइड जो है वो आपके गले में पाई जाने वाली ग्रंथि, इसी से रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और प्लूमर रोग के अंतर्गत आपके इस थायराइड में छोटी छोटी सी गिठाने आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद काला गहन मेम्ब्रेनस किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें सुन्ना और संतुलन में सहायक दोनों के दोनों इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। क्राइटुचेट सिंड्रोम की खोज किसने की थी? लिजुवन ने ये की थी। अब देखिए कि ये जो क्राइटुचेट सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम जो है इसकी खोज जरूर लिजुइन ने की थी। और ये क्या है, इसमें बच्चे की रोने की आवाज जो बिल्ली की जैसी हो जाती है और बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्राइटुचेट सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। 1970 में इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। पर्यावरण कानून बनाने का काम जो वो ये करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य संस्थान है उसका मुख्यालय इटली रोम में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को WTO का मुख्यालय देखने को मिल गया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको WWF का मुख्यालय देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वाइड फंड का। और IUCN का मुख्यालय भी आपको स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में देखने को मिलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 250वां क्वेश्चन, हैदराबाद घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हैदराबाद घोषणा पत्र का संबंध आईची लक्ष्य से है। 2012 में हैदराबाद में ये घोषणा पत्र हुआ था। जैव विविधता के संरक्षण के लिए आईची लक्ष्य यादे जाते हैं। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो भी जैव विविधता के संरक्षण से, और ये CBD प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है दोस्तों। रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में होता है, ये आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में हुआ था, जलवायु संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए किया गया था। तो ये आज के 250 क्वेश्चंस रहे। मैंने प्रयास किया है कि यहाँ आप लोगों को हम लोग क्वेश्चन ऐसे डिस्कशन कर लें कि किसी भी प्रकार से एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और डेट मत भूलिएगा, 25 जून से मेंस की क्लास हम लोग लेने वाले हैं, या तो रिकॉर्डेड सेक्शन या लाइव, दोनों के माध्यम से क्लासेस लेंगे।
सब लोगों से शेयर कर दीजिए। ऐसे लोग जो चैनल पर नए नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। दोस्तों मिलता हूं अगले लेक्चर में नए 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम।